एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग सीआरई 2025 के लिए इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ए पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। अगर हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की, तो इसका जो प्राइमरी कंपोनेंट क्या है वो हमें यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि फॉस्फोलिपिड्स। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो है हमारा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो होता है वो लंग्स के अंदर जो सरफेस टेंशन होता है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बात करते हैं हम प्रोटीन की। प्रोटीन जो होता है वो भी पल्मोनरी सर्फेक्टेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारा प्राइमरी कंपोनेंट है वो होता है फॉस्फोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट में बहुत कम अमाउंट के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड है वो प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि हमारा जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट है वो डीएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर का नहीं बना हुआ होता है। सो इस तरह से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन इनसफिशिएंट सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन इन न्यूबॉर्न्स। निम्न में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि न्यूबॉर्न के अंदर इनसफिशिएंट सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन की वजह से होती है। ऑप्शन ए सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन बी नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऑप्शन सी अस्थमा, ऑप्शन डी ब्रोंकाइटिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अगर हम बात करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस की, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारा एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर लंग्स अफेक्ट होते हैं, लेकिन यह जो है सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन से डायरेक्ट लिंक नहीं करता है। इस डिजीज कंडीशन के अंदर जो म्यूकस प्रोडक्शन होता है वो ठीक होता है, जिसकी वजह से एयरवे ब्लॉक होता है। नेक्स्ट हमें दिया गया नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, यह हमें कॉमनली देखने को मिलता है उन नियोनेट्स के अंदर जो कि 32 वीक्स गेस्टेशन से हो जाते हैं, या प्रीमेच्योर इन्फेंट के अंदर इनसफिशिएंट सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन की वजह से होता है, जिसकी वजह से एल्वियोलार कोलैप्स हो सकती है और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हमें देखने को मिलती है बच्चों में। नेक्स्ट आता है हमारा अस्थमा। अस्थमा जो होता है उसका रीजन इनसफिशिएंट सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन नहीं है। अस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन है जो कि एयरवे को अफेक्ट करती है। इसके अंदर इन्फ्लामेशन और नैरोइंग ऑफ द एयरवे की वजह से होता है, ना कि सर्फेक्टेंट का यहाँ पर रोल है। इसी तरह से हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस की, तो ब्रोंकाइटिस भी जो है वो इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई की वजह से होता है, ना कि सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन इनसफिशिएंट रहने की वजह से होता है। क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया था इनसफिशिएंट सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, तो डायरेक्टली हमारा आंसर जाता है ऑप्शन बी यानी कि नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कम्युनिकेशन टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन डीलिंग विद ए पेशेंट हु इज एंशियस और कंफ्यूज्ड। एक पेशेंट है हमारा एंशियस और कंफ्यूज्ड, इस पेशेंट से डीलिंग करते वक्त कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन की टेक्निक है जो कि मोस्ट इफेक्टिव रहेगी। ऑप्शन ए आस्किंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, ऑप्शन बी यूजिंग मेडिकल jargon to explain conditions, ऑप्शन सी स्पीकिंग इन ए calm and reassuring tone, ऑप्शन डी ignoring the patient's concern। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि स्पीकिंग इन ए calm and reassuring tone। अगर हम बात करते हैं आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो हम इसे यूज में नहीं लेते। हम जो ज्यादातर प्रेफर करते हैं वो होते हैं हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन। मेडिकल jargon जो होता है उसे यूज में नहीं लेते क्योंकि इसकी वजह से और कंफ्यूजन क्रिएट होता है। नेक्स्ट होता है इग्नोरिंग द पेशेंट्स कंसर्न। यह हमारा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम उनके कंसर्न को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर है वो जाएगा स्पीकिंग इन ए काम एंड रियश्योरिंग टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नीशियम इन मसल स्टिफनेस। मैग्नीशियम का मसल स्टिफनेस के अंदर क्या रोल है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम इंक्रीजेस मसल टेंशन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम प्रिवेंट्स मसल क्रैम्प एंड स्पाज्म, ऑप्शन सी मैग्नीशियम कॉजेस मसल वीकनेस, ऑप्शन डी मैग्नीशियम लीड्स टू मसल हाइपर एक्टिविटी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि मैग्नीशियम का जो रोल है यहाँ पर वो रहता है मसल क्रैम्प्स और स्पाज्म से प्रिवेंट करना। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है मैग्नीशियम इंक्रीजेस मसल टेंशन। मैग्नीशियम जो होता है वो एक्चुअली इसका रिलैक्सिंग मसल्स के अंदर रोल होता है, ना कि इंक्रीजिंग टेंशन के अंदर इसका रोल होता है। इसीलिए अगर हम देखते हैं तो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन जो होती है मसल को रिलैक्स करने में मैग्नीशियम का रोल होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन सी के अंदर दिया गया मैग्नीशियम कॉजेस मसल वीकनेस। अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो उससे मसल वीकनेस हो सकती है, लेकिन मैग्नीशियम का लेवल अगर नॉर्मल लेवल पे है तो उसकी वजह से मसल वीकनेस नहीं देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम लीड्स टू मसल हाइपर एक्टिविटी। मैग्नीशियम जो होता है वो वर्क करता है टू रेगुलेट एंड रिलैक्स मसल। यह जो होता है हाइपर एक्टिविटी नहीं करता है,
इसके द्वारा जो होती है हमारी मसल एक्टिविटी कंट्रोल होती है, ना कि हाइपर एक्टिविटी होती है। अब इसका जो मेन रोल है वो हम देखते हैं, तो यह जो होता है मैग्नीशियम प्रिवेंट करता है मसल क्रैम्प्स और स्पाज्म को। मैग्नीशियम इज क्रूशियल फॉर मसल फंक्शन एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट क्रैम्प्स, स्पाज्म एंड स्टिफनेस बाय रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल्स इन मसल। अगर दूसरी तरफ हम देखें कि अगर किसी रीजन से मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें देखने को मिलता है मसल क्रैम्प्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिवेंटिव मेजर फॉर एटिलेक्टेसिस इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर एटिलेक्टेसिस का प्रिवेंटिव मेजर कैसा रहता है? ऑप्शन ए अर्ली एम्बुलेशन, ऑप्शन बी बेड रेस्ट, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रिंग डायूरेटिक्स, ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए अर्ली एम्बुलेशन। चलिए अब हम देखते हैं कि अर्ली एम्बुलेशन का रोल किस तरह से होता है। आफ्टर सर्जरी अर्ली एम्बुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर फॉर एटिलेक्टेसिस। इससे क्या होता है, यह लंग एक्सपेंशन को इम्प्रूव करता है, इसी के साथ ही डीप ब्रीदिंग को भी प्रमोट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा स्टेसिस ऑफ सिक्रेशन है वो भी प्रिवेंट होता है। ओवरऑल मिलाकर यह जो रहता है हमारा एटिलेक्टेसिस का रिस्क रिड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है बेड रेस्ट। बेड रेस्ट हम एडवाइस नहीं करते हैं, उसका रीजन ये होता है जैसे रिस्क ऑफ एटिलेक्टेसिस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से शैलो ब्रीदिंग रहेगी, लंग एक्सपेंशन रिड्यूस होगा, पुअर सिक्रेशन क्लियरेंस रहेगा। नेक्स्ट बात आती है एडमिनिस्ट्रिंग डायूरेटिक्स। डायूरेटिक एडमिनिस्ट्रेशन हम का हेल्पफुल रहेगी हमारी फ्लूइड ओवरलोड या फिर प्लूरल एफिशिएंट वाली कंडीशन के अंदर, लेकिन यह डायरेक्टली प्रिवेंटिंग एटिलेक्टेसिस से लिंक नहीं करती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रिक्ट फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन। यह भी जो होता है हमारा प्रिवेंटिव मेजर नहीं है, इनफैक्ट एडिक्वेट हाइड्रेशन रहेगा तो इससे ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि यह जो होता है हमारे म्यूकस को थिन रखेगा और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को भी प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ए हेल्थ केयर सेटिंग। हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कौन सा बैरियर होता है? ऑप्शन ए क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, ऑप्शन बी एक्टिव लिसनिंग, ऑप्शन सी डिस्ट्रैक्शंस इन द एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी ऑफरिंग इमोशनल सपोर्ट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी डिस्ट्रैक्शंस इन द एनवायरनमेंट। अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज जो होती है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है, इसी के साथ ही पेशेंट जो होता है वो इजीली समझ सकता है कि हम उसे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग जो होती है हमारे कम्युनिकेशन को इंप्रूव करती है बाय शोइंग द पेशेंट दैट देयर कंसर्न आर हर्ड। नेक्स्ट आता है ऑफरिंग इमोशनल सपोर्ट। हम जो होता है इमोशनल सपोर्ट भी ऑफर करते हैं, इज एन इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। डिस्ट्रैक्शंस इन द एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारा यहाँ पर बैरियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ एटिलेक्टेसिस अकर्स व्हेन देयर इज अ कोलैप्स ड्यू टू ब्लॉकेज इन द एयरवे। एयरवे के अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से किस टाइप का एटिलेक्टेसिस जो होता है वो देखने को मिलता है? ऑप्शन ए ऑब्स्ट्रक्टिव एटिलेक्टेसिस, ऑप्शन बी कंप्रेसिव एटिलेक्टेसिस, ऑप्शन सी एडेसिव एटिलेक्टेसिस, ऑप्शन डी सिकेट्रिशियल एटिलेक्टेसिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ऑब्स्ट्रक्टिव एटिलेक्टेसिस। चलिए हम यहाँ पर जो 4 टाइप्स दिए गए एटिलेक्टेसिस का उसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। सबसे हमारा कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस। Compression epilepticus occurs from the lesion of the thorax compress the lungs। यानी कि अगर थॉरेक्स के अंदर कोई लेशन से और उसकी वजह से जो लंग्स हमारा कंप्रेस होता है तो वहां पर हमें जो एटिलेक्टेसिस देखने को मिलता है वो होता है हमारा कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस। इट टेक प्लेस इन कॉन्जेनाइटल एम्फाइसेमा। कॉन्जेनाइटल एम्फाइसेमा की कंडीशन के अंदर हमें कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सिकाट्रिशियल एटिलेक्टेसिस। इसके अंदर जो होता है वो डेवलप होता है सिवियर स्कैरिंग ऑफ द पेरेन्काइमा एंड कॉज्ड बाय द नेक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया। या एटिलेक्टेसिस जो होता है वो हमें सिवियर स्कैरिंग की वजह से या फिर इसका रीजन हो सकता है नेक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया। नेक्स्ट है हमारा एडेसिव एटिलेक्टेसिस। यह जो होता है सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। दिस इज ऑब्जर्व्ड पर्टिकुलरली इन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। यह ज्यादातर हमें ARDS की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है और सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी है तो यहाँ पर एडेसिव एटिलेक्टेसिस होने के चांसेस रहते हैं। लास्ट है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव और रिसॉप्टिव एटिलेक्टेसिस, जो कि हमारा राइट आंसर भी था यहाँ पर। एयरवेज मे हैव इंट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन विद इन इट्स ल्यूमेन और मे बी कंप्रेस्ड फ्रॉम आउटसाइड। यानी कि जो हमारा एयरवे है वो किसी इंट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अफेक्ट हो रहा है या फिर आउटसाइड की तरफ से कोई कंप्रेस्ड कर रहा है, तो उस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयरवे हो रहा है, तो वहां पर जो एटिलेक्टेसिस डेवलप होता है तो वो हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव एटिलेक्टेसिस कहलाता है।